गल्फ वॉर की वजह से एक कंसर्न ये जताया गया है कि पूरा फिस्कल मैथ सरकार का गड़बड़ हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पर असर पड़ेगा। तो ये सारे जो फिस्कल मैथ को लेके कई बार मार्केट कंसर्न रखता था, क्या वो कंसर्न बना रहेगा आने वाले दिनों में? नहीं, मेरे ख्याल में मैनेजेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कट कराएगी, शायद कैपेक्स को थोड़ा कम कराएगी। और ऑलरेडी उन्होंने देखिए एक्साइज ड्यूटी का कट को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर पास ऑन कर दिया है, और इलेक्शन के बाद जरूर वो थोड़ा बहुत पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट बहुत अवेयर है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एफडीआई और एफआईआई जो फॉरेन में हमें देखते हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑलवेज उसको मेंटेन करते आ रही है। मेरे ख्याल में ये मेंटेन करेगी बाय कटिंग डाउन ऑन सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लिटिल बिट ऑफ कैपेक्स, वो करवा देगी। तो आई डोंट थिंक फिस्कल वाइज देयर इज अ कंसर्न। और करेंसी में भी जो कंसर्न थी, मैंने आरबीआई ने बहुत स्ट्रांग एक्शन लेकर करेंसी का जो 95 तक गया था उसको देखिए 92.5 तक लाकर उधर ही रख रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मेजर्स के जरिए। तो ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि इंडिया मैनेज कर सकती है। मगर अगर ये तेल अभी 96-95 के लेवल पे है, $120 तक अगर वॉर में कोई मोड़ ऐसा आया और तेल वापस 115-20 पे गई, तब प्रॉब्लम हो सकती है। मगर एट ए 95 लेवल, आई थिंक आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि 75 से 80 तक हम कवर्ड हैं। तो 75 से 80 तक क्रूड रहे तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। रुपी मोरलेस आरबीआई ने कवर कर ही लिया है, उस लेवल पर है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंसर्न है मिहिर वोरा साहब, रुपी को जो आर्टिफिशियली उसको मैनेज किया जाता है तो कई बार इन्वेस्टर्स उसको बहुत अच्छे सेंस में लेते नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से रुपी में डिप्रिसिएशन था तो आर्टिफिशियली सही मैनेज तो कर लिया गया, तो वो अब कंसर्न रहेगा बाजार के लिए कि नहीं? करेंसी का कंसर्न तो मेरे ख्याल से अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वर्स्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट तो देख लिया है। वर्स्ट ऑफ द गोल्ड प्राइसेस जो ऊपर गए थे, हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट गोल्ड का भी है अपार्ट फ्रॉम ऑयल, वो भी देख चुके हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो आरबीआई की इंटरवेंशन थी वो काफी कम थी पिछले 2 हफ्तों में, और रुपी को आई थिंक मोरलेस अपने नेचुरल लेवल्स पे किया गया, अलाउ किया कि फ्लोट हुए। हाँ, जब आरबीआई को लगा कि जो स्पेक्यूलेटिव शॉर्टिंग हो रही थी लोकल एज वेल एज फॉरवर्ड ऑफशोर मार्केट में रुपी की, उसको वो शॉर्ट कवरिंग के लिए जो आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 स्टेप्स लिए थे, उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आई है। बट आरबीआई ने खुद से इंटरवीन करना मेरे ख्याल से कम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न अभी नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट काम की बातें पर आ जाए, चूंकि बहुत सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलप हुई हैं कि बहुत सारे निवेशक जो हैं अलग अलग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। मिहिर वोरा साहब से शुरू करूँ मैं कि खासतौर से जो आंकड़े आए हैं, म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए हैं, तो उसमें हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में ठीक ठाक पैसा लगाया, पहले के मुकाबले ज़्यादा किया है। तो अभी आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अब नए सिरे से जो पूरा सेटअप बन रहा है, तो पोर्टफोलियो एलोकेशन वैसे ही रख रहे हैं, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अब नए अपॉर्चुनिटी नए इक्वेशन बन रहे हैं? तो नहीं, मेरे ख्याल से जो नॉर्मल रिबैलेंसिंग, मेरे ख्याल से जो नॉर्मल नॉर्मल रिबैलेंसिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट, खासकर इक्विटी मार्केट नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो में शायद इक्विटी का वेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो वो रिबैलेंसिंग अगर आपको करनी है तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए एट दिस पॉइंट टाइम। अदरवाइज हमने तो यही रिकमेंड किया था कि जो अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, एसआईपी वगैरह है, उसको बिल्कुल जारी रखें, उसको बिल्कुल कम नहीं करना है। बिकॉज एसआईपी का जो मेन उद्देश्य है वो इस तरह की वॉलेटिलिटी को मायने रखते हुए और कंसीडर करते हुए डिजाइन किया गया है। तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो चालू रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया है कि ये पहली बार नहीं है हमने इस तरह की वॉलेटिलिटी देखी है, और बाजार 10 से 15% ही नीचे गया है, न कि ऐसा कोई मेल्टडाउन जैसा सिचुएशन नहीं था। तो 10-15% की वॉलेटिलिटी के वजह से हम अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य चेंज करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल अपनी प्रोसेस है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें। और जैसे हमने डिस्कस किया कि रिटेल इन्वेस्टर ने आपने जैसे कहा बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में भी अपनी एसआईपी और जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू किया है।
सुनील सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछा मिहिर सर से क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि इस ईरान वॉर ने बहुत सारे सेक्टरों को एक्सपोज्ड कर दिया है और बहुत सारे सेक्टर जिसको हम लोग बहुत फोकस नहीं कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखाया कि नहीं यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है अगर हमें सेल्फ रिलायंस होना है तो इस वजह से सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो क्या हमें कुछ नए सेक्टर में नए एवेन्यू दिख रहे हैं, पोटेंशियल दिख रहे हैं आपको? हाँ नहीं, मेरा मानना है, मैं मेहर जी से बिल्कुल सहमत हूँ। वॉर के पहले जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, उसी पे टिक के रहना चाहिए, जो एलोकेशन है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, वॉर की शुरुआत में अगर हम बात करते हैं और कौन से सेक्टर में ज़्यादा असर पड़ता है, हम कहते हैं पेंट, टायर, एविएशन, और कहते हैं किसमें नहीं आना चाहिए, बहुत सारा बैंकिंग। बट किसका लगा वाट ज़्यादा? बैंकिंग का लगा। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन में, ऐसा गेस करके अपने पोर्टफोलियो को वॉर के कारण रीबैलेंस करना, मैं मानता हूं कि एसआईपी ऑटोमेटिकली वो कर जाती है आपको, क्योंकि आपके इंस्टॉलमेंट वही के वही रहते हैं और फंड मैनेजर जो एलोकेशन आपके हिसाब से करेगा वो आपको टेक केयर कर लेगी। तो मेरे मेरे मन में, क्योंकि जो गिरावट ज्यादा हुआ है उसी को ज्यादा खरीदा है बिकॉज ऑफ योर एसआईपी। तो मेरा कहना था, और आपको याद होगा लक्ष्मण जी, जब वॉर की शुरुआत में हमने एक शो किया था तब आपने मुझसे पूछा कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि स्पेयर कैश जो हाथ में है उसका हर दिन 1% लगाओ। अब समझिए कि अगर वो लगाया होता तो कैसे उसका बेनिफिट होता ना। तो सेम थिंग, और बट की थिंग क्या है कि इन्वेस्टर ने यही महीना फरवरी 20 को वॉर शुरू हुई थी और इसी महीने में उन्होंने 40,000 करोड़ पैसा कंपेयर टू 30,000 करोड़ बढ़ा दिया। तो रियली यू टू से दैट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है अपने इन्वेस्टर्स को और काम करके एडिशनल पैसा लगाने के लिए सलाह दिया है। तो मेरा मानना है कि जस्ट एसेट एलोकेशन आपकी रिस्क एपिटाइट और आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से जो आपने दिया था उसी पे रहना चाहिए। मैं वॉर के कारण ये सेक्टर में पोटेंशियल है वहां पे जाओ, ये मैं सलाह नहीं दूंगा बिल्कुल। नहीं, मैं इसलिए सवाल दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ कि हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो खास तौर से क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है उसको अब कम करने के लिए गवर्नमेंट जा रही है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, आपको इंडक्शन पे जाना है, पीएनजी पे जाना है। तो जसप्रीत सिंह साहब, ये सारी चीज़ें मुझे जो सेंस मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं थी, अब लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग ये है कि अब थोड़े से क्रूड पे जितना डिपेंडेंसी कम किया जा सके, पूरी तरह से कम करना तो संभव है नहीं, लेकिन जितना कम किया जा सके उतना कम करें। तो इसमें हमें पीएनजी का सेगमेंट देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट देख सकते हैं, सोलर एनर्जी का, सोलर पावर का सेगमेंट देख सकते हैं। तो वो आपको क्या लगता है उसमें गुंजाइश है कि नहीं, वो पहले से ही काफ़ी चले हुए हैं? लक्ष्मण जी, इसमें डेफिनेटली अभी जो नए सिचुएशन उभर के आ रही है उसके अंडर दो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है समझना। वन इज क्रूड, मतलब एनर्जी बास्केट है, किसी की गैस का प्राइस और गैस की अवेलेबिलिटी, एंड सिमिलरली पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी और प्राइस। उसकी वजह से एनर्जी बास्केट हर कॉर्पोरेट इंडिया के लिए किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40% स्पाइक होने ही वाला है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर compared to last year, even assuming crude settles at $90. वो एक बड़ा important point है। Second, over a period of time, in the next 6 to 12 months, inflationary impact रहेगा in India and globally. Already G6 बता रहा है in US and in India। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर का मोड़ ले सकते हैं। उसकी वजह से some of the banking and financial sector NBFCs can take a hit both in terms of the bond portfolio as well as overall जो sentiment रहता है especially for NBFC। तो ये दो important चीजें हमने अपने portfolios में tactical shifts start किए हैं। One is यहाँ पे crude and energy basket का बहुत ज्यादा relevance है in the raw material, उसका share कम किया है, and the other is NBFC stroke select banks का overall BFSI का थोड़ा सा weight कम किया है। Coming back to the other energy sectors, we normally shy away, मतलब वो जो टिपिकल एनर्जी सेक्टर रहता है, गवर्नमेंट बिजनेसेस रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है, व्हाटएवर बी द कंडीशंस। एंड एक और इम्पोर्टेंट, डिफेंस में हमने थोड़ा सा अपना टेक्निकल एलोकेशन बढ़ाया है। तो ये और ऑटो को भी कम किया, ऑटो एयरलाइंस, जहां क्रूड का जहां लिंक है उसको कम किया है। और ये जरूरी नहीं है कि ये नियर टर्म ही है, हमें लगता है थोड़ा इस साल फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स इसका इम्पैक्ट रहेगा ऑन द सेंटिमेंट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कह लीजिए, एंड ओवरऑल रॉ मटेरियल बास्केट।
हालांकि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहेगा क्रूड बास्केट की वजह से, लेकिन दूसरा भी एक है कि मतलब लॉन्ग टर्म में आप दूसरे सेगमेंट को भी जैसे पावर सेक्टर, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह कहा, उसमें भी गुंजाइश दिखती है। क्यों मीर वोरा साहब? किस चीज की गुंजाइश आपने बताया? रिन्यूएबल्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हाँ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, चूंकि हम देख रहे हैं कि इस पे अब फोकस ज़्यादा रहने वाला है, चूंकि जितना कम से कम हम क्रूड पे अपनी निर्भरता वो कम कर सकें। तो वो तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल था ही। मेरे ख्याल से ये जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से ऑलरेडी जो पॉलिसीज हैं उसको एक्सीलरेट की जाएगी और ज्यादा फोकस दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से और ज्यादा दिलचस्पी इसमें आ सकती है ये सेगमेंट पे, बोथ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। और वैसे मैं कहूँ कि स्ट्रक्चरली पिछले 1-2 साल में ये भी हुआ है कि जो रिन्यूएबल्स की जो डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बैटरी प्राइसेस इंक्लूडिंग बैटरी स्टोरेज वो ऑलमोस्ट ₹5 पर यूनिट पे आ गई है। तो ऑलमोस्ट जो कन्वेंशनल सोर्सेज है कोल वगैरह उसके पार पे आ रही है। तो सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी स्टोरेज अगर देखें जिससे हमको एक स्टेबल पावर मिल सकता है, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी अच्छी प्राइसिंग पे आ रही है। तो ये मैं कहूंगा कोइंसिडेंस है कि ये एक ट्रिगर मिल गया ये सेगमेंट को, लेकिन वैसे ही फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी ये सेगमेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुका है और मेरे ख्याल से अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पे चलता रहेगा।